नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। मेरे पसंदीदा शहर, मैं हमेशा कहता हूं मुंबई में मेरे हाथ में कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। मैं दिखाना चाहता हूं आपको। बड़ी सरल सी लाइनें इसके ऊपर लिखी हुई हैं कि आपकी आवाज और हमारा संकल्प, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र है। आमतौर पर मैं आपको अपने लंबे तजुर्बे से बता सकता हूं कि बहुत कम लोग घोषणा पत्र को पढ़ते हैं। इसके भीतर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र है, जिसमें है एक भारत श्रेष्ठ भारत और सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका विकास है, अगर इसको मैं अंग्रेजी में तब्दील कर दूं तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ, जिसे आप एडिटोरियल से लेकर अखबारों में पढ़ते हैं। ये दो प्रिंसिपल पॉलिटिकल पार्टीज भारत की सियासत की ये दो वादे कर रही हैं। आज हम इसी विषय पर इस मुंबई से खास महामुकाबला में चर्चा करेंगे। पॉइंट दो है, जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। पहला पॉइंट यह है, मनमोहन सिंह पर क्या आरोप लगे। दो प्रमुख आरोप लगे मनमोहन सिंह पर। पहला ये कि उनकी सरकार भ्रष्ट हो गई, और दूसरा बड़ा चार्ज लगा मनमोहन सिंह पर कि एक इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद, एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री होने के बावजूद वो न महंगाई को काबू कर पाए, न अर्थशास्त्र की तस्वीर को बदल पाए। कई बार मैंने मनमोहन सिंह की बहुत सारी स्पीचेस को एनालाइज किया। उन्होंने हमेशा ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, तरक्की की कहानी को दोहराया। कांग्रेस के तमाम सीनियर मिनिस्टर्स ने आके ये बताने की कोशिश की कि आंकड़े किस तरह से तरक्की के बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे नहीं पता, ये तो देश तय करेगा कि वो उनकी दलीलों से कन्विंस है या नहीं। बीजेपी के लिए क्या चुनौती है? बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अर्थशास्त्र की परिस्थिति में अगर हम देखें तो क्या नरेंद्र मोदी, अगर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बन पाते हैं या एनडीए के प्रधानमंत्री बन पाते हैं, क्या वो इकोनॉमिक तस्वीर, इस मुल्क की आर्थिक हालत की तस्वीर को बदल पाएंगे? छोटा और लघु उद्योग जो है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिसे हम कहते हैं, असंगठित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, ये सब बुरी तरह से बहुत कमजोर हालत में रहा है पिछले 2 सालों में। बीजेपी नए तरह के टैक्सेशन की बात करती। बीजेपी का भी मैनिफेस्टो मैंने बड़े गौर से पढ़ा। पॉइंट यह है कि अगर कांग्रेस जो वो कह रही है, आपकी आवाज हमारा संकल्प, वो नहीं डिलीवर कर पाई, तो नरेंद्र मोदी के पास या बीजेपी के पास क्या रास्ते हैं डिलीवर करने के, देश को मौजूदा आर्थिक स्थिति से उबारने के? ये दोनों की यह बातें सिर्फ भाषण है। मेरे साथ 3 बहुत खास मेहमान आज मौजूद हैं। इनके जरिए हम कोशिश करेंगे समझने की और जानने की। सुनील आलग मेरे साथ मौजूद है। आप अक्सर इनको टेलीविजन पर देखते हैं। एक मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं, या बदलते हिंदुस्तान के अर्थशास्त्र को काफी अच्छे से सुनील समझते हैं। ये प्रो मोदी अपने आप को कहते हैं कि ये मोदी के पक्षधर है, बीजेपी के पक्षधर नहीं है पूरी तरह से। बृंदा जागीरदार हैं, जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट रही हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। मनोज गडनिस हैं, जो कि लोकमत से जुड़े हुए हैं। ये मुंबई में अर्थशास्त्र के विषयों को देखते हैं। हम कोशिश करेंगे थोड़ा सरलता से समझने की। पहला पॉइंट मैं सुनील से शुरू करूंगा कि क्यों लोग मोदी से उम्मीद कर रहे हैं वो करने की जो उन्हें लगता है कांग्रेस पिछले और खासतौर से पिछले 2 सालों में नहीं कर पाई। सुनील जी देखो, मैं तो सिर्फ मैं कहूंगा कि अगर आप मैनिफेस्टो देखें, जो आप कह रहे थे शुरुआत से, हाँ। कि भाई कांग्रेस हमेशा का मैनिफेस्टो सालों से है कि भैया मुझे ये करना है, और अब जाके कह रहे हैं कि अब आगे जाके हम क्या कोशिश करेंगे करने के लिए। मोदी का मैनिफेस्टो डिले इसलिए हो गया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ वही उसमें लिखा है जो मैं करूंगा। सो एक डिफरेंस हो गई कि आई वॉन्ट टू डू एंड आई विल डू, दैट इज द डिफरेंस। अब वाई मोदी के ऊपर पीपल का विश्वास आ गया कि भाई वो सोचते हैं कि ये कर सकते हैं, क्योंकि 12 साल 13 साल से गुजरात में उन्होंने दिखाया है। मनमोहन सिंह तो राज्यसभा के मेंबर थे, वो सीधा आए ऊपर, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं था रनिंग। इसलिए हम सब जानते हैं कि देश गुजरात नहीं है, करेक्ट, गुजरात देश नहीं। आई एग्री। अब आप देखिए मोदी ने क्या किया, क्या है जो गुजरात मॉडल से हम इंडिया के ऊपर ला सकते हैं और जो नहीं ला सकते हैं। काफी चीजें नहीं ला सकते हैं, बट एक चीज उन्होंने किया। पहले ही 202 में जब वो चीफ मिनिस्टर बने तो वो IIM अहमदाबाद गए, पूरी कैबिनेट को लेके गए, 3 दिन का
कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे उन्होंने प्रोग्राम किया, खुद अटेंड किया, पूरी कैबिनेट अटेंड की, वापस आए। उन्होंने पीएसयूज में क्या किया, जितने आईएएस ऑफिसर्स, जितने पॉलिटिशियंस, चेयरमैन, सबको हटा दिया, प्रोफेशनल मैनेजर्स को ले आए। वो प्रोफेशनल मैनेजर्स, अब गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो 2500 करोड़ की लॉस कर रही थी, अब 550 करोड़ की प्रॉफिट कर रही है। वो कहते हैं कि भैया हमें नहीं आता है करने का, लेकिन हमको क्या करना है वो मुझे आता है। तो जितनी वो इंडस्ट्री, आप देखिए सिंगल विंडो, अब फॉरेनर्स क्यों जाना चाहते हैं वहां पे? ये नहीं कि हर एक पॉलिसी जो मोदी की है वो ठीक है या रॉन्ग है या राइट है, बट उसमें कंसिस्टेंसी है। एक बार वो कह दें कि भाई ये मेरा पॉलिसी है तो वही पॉलिसी है। अब वो इन्वेस्टर्स क्यों, इंडियन इन्वेस्टर्स भी बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं बाहर? क्योंकि अगर आपको 10 गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जाना है, कोई परमिशन लेने के लिए, कोई यहां पे रोक रहा है, मोदी का आप जाके देखिए, बोलिए आप आइए, ये एक आदमी है, अब यही हैंडल करेगा, इसमें आप आके इनको बोलिए कि क्या करना है ना। इसलिए इंडस्ट्री को एक कॉन्फिडेंस आ गया है। और अगर आप कहें कि आप वो सिर्फ रिच को देख रहे हैं, सिर्फ इंडस्ट्री को देख रहे हैं, दूसरी वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ देख लीजिए, तो यस सोशल एलिमेंट्स में वो थोड़े पीछे रह गए कि भाई उनका मॉडल क्या है, इकोनॉमिक मॉडल। वो कह रहे हैं पहले मैं कमाऊंगा फिर मैं बांटूंगा। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे नरेगा चाहिए, पैसे आप कहां से लाते हो मुझे मालूम नहीं, अपने पार्टी को कह दिया हमें करना है। तो कांग्रेस का था मुझे खर्च करने दो पहले, बाद में देखेंगे कैसे कमाएंगे। कांग्रेस का क्लासिकल केस है बैड फिस्कल मैनेजमेंट। तो अब आई डोंट नो विच इज राइट, बट मोदी के लिए यही है कि ये करता है, ही इज डूइंग इट, ही इज ऑनेस्ट। ऑल इज वर्स्ट एनिमीज जितने हैं, एक भी आदमी आके नहीं कह सकते कि वो 1 रुपया अपने पॉकेट में डाला है। तो ऑनेस्टी है, डिलीवरेंस है, 12 साल से वो कर रहा है, अब ठीक है करेगा कि नहीं देखेंगे। जो सुनील ने बोला, पॉइंट ये है कि हम सब इस बात को, कांग्रेस को एनालाइज करने वाले बहुत सारे मेरे अजीज मित्र कहते हैं कि कांग्रेस की दिक्कत ये हुई कि कांग्रेस ये समझ नहीं पाई कि उसको किस ट्रैक पे जाना है। एक तरफ था सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेताओं का एजेंडा जो कोशिश कर रहे थे गरीबों की तरफ झुकाव रखने का। एक मनमोहन सिंह पर चार्ज लगा कि वो बहुत प्रो कॉर्पोरेट है, प्रो रिफॉर्म है। अब पॉइंट ये कि मैं कई सालों से देख रहा हूं और वाजपेयी की सरकार को मैंने बड़े करीब से देखा, बीजेपी और कांग्रेस के आर्थिक एजेंडे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, ये बहुत क्लैरिटी है। एक मूलभूत कमिटमेंट दोनों का रिफॉर्म्स की तरफ है, बीजेपी का भी है, कांग्रेस का भी है। तो मोदी ऐसा नया क्या कर लेंगे? बिफोर दैट लेट मी से कि देश बदल गया है। ठीक है। सो वी आर अ यंग इंडिया। 65% जो पॉपुलेशन है वो अंडर द एज ऑफ 35 इयर्स है। यंग इंडिया है, एस्पिरेशनल इंडिया है और टेक्नोलॉजिकली सैवी इंडिया है। इंडिया में जो फेसबुक यूजर्स हैं वो अभी 100 मिलियन हो गए हैं, सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। सिर्फ यूएस से हमसे ज्यादा है, 180 मिलियन फेसबुक यूजर्स। तो टेक्नोलॉजी है, यंग इंडिया है, इसके एस्पिरेशंस हैं। अगर मैं जब कहूँ कि हमारे जनरेशन के लोग, हमें टेलीफोन के लिए 3 साल वेट करना पड़ता था, तो माय डॉटर लाफ कि ये कैसा है ये। तो ये जो अभी जो नया जो जनरेशन है, लेकिन लोग ये भी कहते हैं ये बहुत छोटा हिंदुस्तान है, इसको अभी भी इंडिया वर्सेस भारत की बहस में लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत छोटा हिंदुस्तान है। यकीनन हिंदुस्तान बदला, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये छोटा हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान पर आधारित अब सारे फैसले नहीं ले सकते, सारे फैसले नहीं ले सकते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ चेंज है, इसको हम नहीं भूल सकते। इसको भाजपा सरकार ने अच्छा समझा है, क्योंकि सोशल मीडिया का भी यूज किया है, स्किल डेवलपमेंट की बात की है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की है। और जैसे सुनील कह रहे थे, हर जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमें चाहिए वो हमें गुजरात में दिख रहा है। हमें नहीं भूलना चाहिए 1991 की तस्वीर में हम मनमोहन सिंह को जनक कहते थे रिफॉर्म का, वो बड़ी लंबी कहानी है। 2004 से 2009 में इसी डॉक्टर मनमोहन सिंह को इस बात से क्रेडिट किया गया कि 2007-8 की जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर दोनों पर, उससे इन्होंने बहुत अच्छा अपनी सरकार को निकाला। 2009 में कांग्रेस के आंकड़े 200 पार किए, 206 सीटें कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। मेरा पॉइंट ये कि अगर एक प्रो रिफॉर्म सरकार वो नहीं कर पाई तो मोदी क्या अलग कर सकते हैं, बीजेपी क्या अलग कर सकती है? मैं आऊंगा सुनील आपको। मेरा मुद्दा आपसे ये पॉइंट है, मोदी क्या अलग करेंगे, ये सुनना चाह रहा हूँ। जैसे सुनील ने कहा कि वो एक डिसाइसिव व्यक्ति होंगे, उनके यहाँ पर काम तेजी से होगा, ये सुनील का पॉइंट। अकाउंटेबिलिटी है, प्रोफेशनलिज्म है, ट्रांसपेरेंसी है, और यही चीजें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है,
यही सारी चीजें जो जो इनके अभाव से हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें वी आर ऑल कॉन्फिडेंट कि मोदी जरूर करेंगे। मनोज, क्या होगा जो मोदी कर सकते हैं? मैं बार बार ये मैनिफेस्टो, बहुत सारे जो उन्होंने अलग अलग अपनी स्पीचेस दी हैं, मैंने उसको भी बड़े करीब से पढ़ा। जो आपके मुंबई शहर में जो डायमंड का व्यापारी है वो उनसे क्या चाहता है, स्टॉक ब्रोकर्स क्या चाहते हैं, ये सब भी मैं पढ़ रहा था। तो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी से चाहत बहुत है। जिस दिन से मोदी को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए बीजेपी ने डिक्लेयर किया, उस दिन से ये सारे लोग मोदी से सुनना चाहते हैं। लेकिन मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है कि क्या वो मोदी करेंगे जो मनमोहन सिंह सक्षम नहीं थे, फेल हुए करने में। अभिगन, जिस तरह का रिपोर्टिंग मैं मुंबई में करता हूँ, जिस तरह से बिजनेसमैन से या कॉर्पोरेट इंडस्ट्री से बात करता हूँ, अनडाउटेडली मोदी की वेव या कॉर्पोरेट सेक्टर में भी दिखाई देती है। पीपल टॉक्स अबाउट मोदी, बट लोगों का उसके ऊपर जाके कहना है, लोगों को क्लियर मैंडेट वाली सरकार चाहिए, रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। हाँ। जो कि अभी आप जैसे कहा कि कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों पार्टियों का एजेंडा है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पुशअप करना। अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को पुशअप करना है तो अनलेस दे हैव अ क्लियर मेजोरिटी, एक वर्डिक्ट उनके हाथ में, तब तक वो नहीं कर सकते। देखिए यूपीए 2 में हम लोग ने तो आप ये कह रहे हैं कि ओवरराइडिंग एजेंडा ये है कि इस बात के बावजूद कि कांग्रेस हो या कोई और कॉम्बिनेशन हो या बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाए, इंडिया का एक नया स्वरूप आए, लोग ये जरूर चाहते हैं कि एक स्थायित्व की सरकार हो, आ जाए, स्टेबल गवर्नमेंट हो, तो डिसीजन लेने में इजी होगी, डिसीजन की इंप्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो सकती। इस तरह का लोगों का एक अनुमान है। इस तरह की लोग बातें करते हैं। आज का अगर कुछ स्टॉक ब्रोकर के एनालिस्ट के रिपोर्ट हमने पढ़े, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आज बाहर आई है। ये 3-4 एनालिस्ट से बात करके वो रिपोर्ट बनाई गई है, जिसमें कहा अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते तो 16 मई को क्या रिएक्शन स्टॉक मार्केट में दिखाई देती है। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग उसमें से एनालिसिस था कि मार्केट 1000 पॉइंट तक नीचे गिर सकता है, सेंसेक्स। तो 1000 पॉइंट की जो उछाल है वो आज के दौर में रूटीन सी उछाल है। लेकिन अगर क्लियर मैंडेट वाली सरकार नहीं आती तो यही सेंसेक्स 3000 पॉइंट तक नीचे जा सकता है। मैं आपको छोटा सा आंकड़ा दे रहा हूं, बहुत सिंपल सा। मैं सुनील से ही पूछूंगा। मैं इनफैक्ट इसको जब पढ़ा था तो मैंने जानबूझ के इसको अंडरलाइन किया। जब मई 2009 में यूपीए सेकेंड टर्म में आई, एक दिन में सेंसेक्स 20 पॉइंट से ऊपर गया था। हम सब जानते हैं, सुनील इसको बहुत अच्छे से समझते हैं कि सेंसेक्स एक मूड पर रिएक्ट करता है। तो जैसे ही एनालिस्ट आप कह रहे हैं तो ये कहते हैं कि आप 1000 पॉइंट नीचे चले जाएंगे अगर मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। यस, नहीं बन पाए तो अगर क्लियर मैंडेट नहीं आता तो 3000 तक सेंसेक्स डाउन हो सकता है। कुछ सीधे और बड़े कड़वे सवाल है भारतीय जनता पार्टी। अब बीजेपी क्या है, बहुत सालों से मैं इस पार्टी को देख रहा हूं, एक पारंपरिक व्यापारी समर्थन आधार से शुरू हुई पार्टी है। बहुत पुराना जनसंघ का इनका इतिहास है। अब आप 2014 के हिंदुस्तान में ये बीजेपी कहती है कि हम स्पेशल कोर्ट्स बनाएंगे, होर्डिंग्स जो जमाखोरी करते हैं उनके खिलाफ, ब्लैक मनी को लाने के लिए हम स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे। समस्या यहां पर यह है कि यही आपका पुराना पारंपरिक समर्थन का बेस है, यही इसी बेस से आप निकले। बीजेपी की यह परंपरा रही है। क्या मोदी जैसे लोग उसको टैकल कर पाए? कहना बहुत अच्छा है, मैनिफेस्टो में डालना बहुत अच्छी बात है, आइडियलिज्म है, ब्लैक मनी, काला धन, रामदेव भी उठा रहे, आप कर क्या पाएंगे? अगर आप ये कहते हैं कि आप जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सबसे बड़ा बीजेपी का वोटर बेस तो वहीं पर है। नहीं, लेकिन अगर जीएसटी, वो तो ये कह रहे हैं जीएसटी भी लाएंगे, उससे क्या होगा कि देयर विल बी ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंट, ये जो अकाउंट्स है उसका, जो ब्लैक मनी का है, दैट प्रॉब्लम विल आल्सो गेट टेकन केयर ऑफ। सो आई एग्री कि हाँ, ये इनका टैक्स, इनका ये वोट, ये सपोर्टर बेस है, लार्जली सपोर्टर बेस है और आज का नहीं है वो। लेकिन ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही चलता एक समय में इस रहेगा। पार्टी को ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता है, इस पार्टी की हकीकत है। इसमें मैं जरा देखिए मोदी क्या कह रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि आई हैव टू क्रिएट द इंडिया ऑफ द फ्यूचर। व्हाट इज द फ्यूचर? द फ्यूचर इज द यंगर जनरेशन। वो कह रहे हैं मुझे नौकरी नहीं मिली है, मैं पढ़ के निकल रहा हूं। अब आप पीछे चलते जाएंगे कि कहां से शुरू किया है, तो वही प्रॉब्लम तो उन्हीं पार्टियों के साथ है ना। जैसे समाजवादी ले लीजिए, वो एक किस्म की पार्टी है, सब पीछे जा रहे हैं। मोदी कह रहा है कि भाई मुझे आई वांट टू, उन्होंने आगे जाने की बात सही है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि फिर क्या कोई बीजेपी का प्रधान, नहीं बात, और आप ने इंडस्ट्री, कॉर्पोरेट सब सुनील आपने देखा है। फैक्ट ये है कि आज हमारी इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में जो बड़ी बेसिक जमीन की समस्याएं, वो इस काले पैसे का मूवमेंट होता है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जिस तरह से व्यापार करता है, उसके बड़े पुराने पारंपरिक तरीके हैं। मत भूलिएगा कि इस मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी बजट स्पीच में ये बताया था कि
जो डायरेक्ट टैक्स जिसे हम कहेंगे उसे देने वाली जनता तकरीबन 3% है चिदम्बरम साहब के, हालांकि इनडायरेक्ट टैक्स के तमाम और तरीके होते हैं। आप क्या इन पर नकेल कस पाएंगे, देखिए इन पर पकड़ देखिए डाल पाएंगे? गुजरात में क्या हुआ, मोदी हाँ। ने कहा, सिंपल मोदी जी ने कहा, ना मैं खाता हूं ना मैं खाने दूंगा। ओके, ना वो ही इंडिया पे लेवल पे वो लेके जाएंगे। मे बी पहले साल में नहीं होगा, आई मीन बिकॉज हाँ, सही बात है, आपको साल से 1.5 साल देना पड़ेगा, बट वो कहेंगे कि भाई ये मेरी कोशिश है। और आप जब कहते हो कि फ्यूचर अगले 5 साल में देखिए ना कौन से वोटर्स आ रहे हैं। अगर आप वो तो कहते हैं स्ट्रेट अवे मुझे अपीजमेंट नहीं करना है, अगर अपीजमेंट करना है तो मैं रिजाइन करके चला जाऊंगा। अगर मुझे ग्रोथ के, आप ये सोचिए जब उन्होंने गुजरात में द बिगेस्ट डिसीजन उन्होंने ली, सब लोग इलेक्ट्रिसिटी चोरी करते थे, तो पावर नहीं जा रहा था, सब लोग तार लगा देते थे, जैसे पूरा एरिया में फार्मर्स लगा लेते, फ्री ले लिया। तो उसने कहा कि ये मैं रोकूंगा। सारे बीजेपी वाले उनके पास पहुंच गए और कहा कि साहब आप ये करेंगे तो हम इलेक्शन हार जाएंगे, अगले साल इलेक्शन होने वाला है। ही सेड मैं इलेक्शन हार जाऊंगा लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी चोरी बंद करूंगा। नाउ आप अंडरस्टैंड द मैन। क्लियरली बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। करेक्ट, ठीक है, उसके तरीके क्या ये संभव। मैं एक छोटी सी और आपको उदाहरण देता हूं। हमें सब याद है कि 2002 के बाद जब 2003 में नरेंद्र मोदी जीते, बहुत सारे लोग थे, आपको भी उससे सारे नाम याद होंगे, इंडस्ट्री से, जिन्हें हम कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री कहते हैं, जो मोदी के गुजरात की घटनाओं की वजह से मोदी के वोकल स्पष्ट विरोधी थे। धीरे धीरे वो तस्वीर बदली, इंडिया इंक जो हम फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, आज वो मोदी के हक में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। क्या ये लोग 2003 के मोदी को भूल गए या 2002 के मोदी को भूल गए? मुझे नहीं लगता वो भूल गए हैं। हाँ। बिजनेसमैन का जो एजेंडा है उनका प्रॉफिट कमाना उनका एजेंडा है। हाँ। अगर उसी तरह से एक तरह की ये पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है, जिस तरह का सपोर्ट उन्होंने दिया है या जिस तरह की बातें सुनने में आती है, अभी सबको मालूम है कितने कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस ने इस इलेक्शन में किस तरह से फाइनेंशियल बैकिंग भी की हुई है। तो मुझे लगता है कि उनका एक बिजनेस कैलकुलेशन है। अगर जिस हद तक उनका, अगर मोदी का सरकार आता है तो मोदी का सरकार ऑब्वियसली अगर उनको फेवर करता है तो दे विल बी विद मोदी। अगर नहीं आता तो अगर यही 360 टर्न हमको दिखाई दे सकता है। ठीक, यही 360 टर्न मैं सुनना चाहता हूँ। वक्त हमारे लिए ब्रेक है, उसके अगले हिस्से में हम जाएंगे। एक और इशू आप बहुत पढ़ते हैं, जब हेडलाइंस के जरिए आपके दिमाग में बैठ चुका है, एफडीआई। एफडीआई भी बीजेपी के लिए एक कॉम्प्लेक्स इशू हो सकता है, कांग्रेस के लिए एक कॉम्प्लेक्स इशू रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए एक बड़ा मुश्किल मुद्दा रहा है। फाइनली कांग्रेस ने आखिरकार एक सीधा स्टैंड लिया एफडीआई को लेकर। कैसे बीजेपी इन मुद्दों को डील करेगी, ये भी समझाऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। जब रुपए की स्थिति बहुत कमजोर थी, उस समय मैं यही मुंबई में एक प्रोग्राम कर रहा था और देश के बहुत बड़े उद्योगपति ने उस कार्यक्रम में बड़ी दिलचस्प बात मुझसे कही। उन्होंने कहा मुझसे कि हमने इस मुल्क में आजादी हासिल की एक समय पर, और गांधी जी ने जो भी बाहर से था, जिसमें ये कपड़े तक शामिल थे, कहा इसको रिजेक्ट कर दो। देश से कहा, लोगों से कहा कि ये आप फेंक दीजिए, इसे जला दीजिए, इसे पहनिए, कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान बदल चुका है, 60 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं आजादी के। वो बातें आप याद करते हैं, उनसे सीखते हैं, लेकिन वो आज की हकीकत है। तो उन्होंने कहा या तो हम इस तरह के फॉर्मूले छोड़ दें। जैसे मैंने कहा 1991 के बाद की स्थिति बिल्कुल बदली हुई है आर्थिक क्षेत्र में। अब एक बड़ी बहस पिछले 3 से 4 सालों में चल रही है एफडीआई को लेकर। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि सीधा पैसा किसी भी व्यापार और उद्योग या क्षेत्र में लगने वाला। बड़ा बवाल एफडीआई को लेकर हुआ रिटेल सेक्टर में। रिटेल में इसलिए हुआ क्योंकि जो खुदरा व्यापार है वो एक बहुत बड़े अनऑर्गेनाइज सेक्टर का इस मुल्क में हिस्सा है और उससे बहुत लोगों का जीवन व्यापन होता है और रोजगार चलता है। मैं सुनील से शुरू करूंगा। सुनील, एफडीआई पे काफी प्रॉब्लम क्या है, क्या लोग एफडीआई के मसले को समझ नहीं पाते? देखिए, आपने एक्सप्रेशन शुरू होगा करंट अकाउंट डिफिसिट और फिस्कल डिफिसिट, सब लोग यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। फिस्कल डिफिसिट हमारा है कि हमारे देश में क्या हम खर्च कर रहे हैं और क्या हम कमा रहे हैं, उसका डिफिसिट हो जाए तो फिर वो सैलरीज वैलरीज सब उसमें आ जाता है। अब उसको आप सॉल्व कर सकते हैं रुपया छाप के। अब रुपया छापने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं फिस्कल डिफिसिट बाय प्रिंटिंग रुपीज।
करंट अकाउंट डिफिसिट है कि जो आप एक्सपोर्ट करते हो, जो आप इंपोर्ट करते हो डॉलर्स में या फॉरेन एक्सचेंज में, उसके वो बीच डिफिसिट ना, हाँ, उसके लिए सही आप डॉलर तो नहीं छाप सकते। सही बात। तो आपको डॉलर अर्न करना है, दो तरीके हैं डॉलर अर्न करने के लिए, या तो आप एक्सपोर्ट बढ़ाइए या अपना इंपोर्ट घटाइए ना। हमारा इंपोर्ट जो अगले 5 साल 10 साल के लिए हमारे फंडामेंटली ऑयल एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो तो हमारी अभी तक आई नहीं है। तो हमको तो डॉलर्स लाना ही लाना है। आई मीन देयर इज नो होप। अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो गिर गया है नहीं आएगा तो हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट, तो हम तो पागल हो जाएंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हम जो कह रहे हैं, जो एफडीआई जो बीजेपी अपोज कर रही है, एफडीआई इन रिटेल, वो तो बहुत ही स्मॉल है। मोदी जी तो कह रहा है मुझे एफडीआई डिफेंस में भी लाना है, कि अगर हम प्लेन इंपोर्ट करते हैं, अपने आर्म्स इंपोर्ट करते हैं, गन्स इंपोर्ट करते हैं, तो वो अगर यहाँ पे आके फैक्ट्री बना ले तो हमारे लिए तो और भी अच्छा है ना, क्योंकि हमको तो स्पेयर पार्ट्स फिर यहीं पे मिलेंगे। यही मैं कह रहा हूँ। आपको लगता है कि अगर मान लीजिए बीजेपी, और क्योंकि देखिए ये कांग्रेस का एक बहुत बड़ा मसला था, कांग्रेस उस बहस को लेकर आगे बढ़ी, फिर कांग्रेस एक फैसला ले पाई। अभी सारे फैसले जो है देश समझ रहा है, देख रहा है, वो कांग्रेस पर अपना मूड जाहिर करेगा। लेकिन क्या बीजेपी एफडीआई रिटेल में खास तौर पर उस पर अपना फैसला कभी बदल पाएगी? बिफोर रिटेल मैं कहूँ कि एफडीआई, जैसे सुनील ने कहा, हमारी कंट्री के लिए करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही जरूरी है। बिकॉज करंट अकाउंट डेफिसिट का डेफिनेशन क्या है? डोमेस्टिक सेविंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट। तो ये जो गैप है, ये गैप रहेगा, क्योंकि हम इतना पेट्रोलियम इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारी जो इंपोर्ट है वो बिल्कुल इनइलास्टिक है। तो उसको कवर करने के लिए हमें एक्सपोर्ट या कैपिटल इंपोर्ट से करना है। इसलिए जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है ये तो हमें चाहिए, और बहुत सारे सेक्टर्स में चाहिए, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टेक्नोलॉजी आती है, बेस्ट ग्लोबल प्रैक्टिसेस आते हैं, ट्रेनिंग आती है, लोगों को जॉब मिलता है। अभी रही रिटेल की बात ना, रिटेल में बिकॉज हमारे यहाँ पर बहुत से व्यापारी हैं, छोटे छोटे जो है कि अपने शॉप्स हैं, तो उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है दैट कुड बी हिट। सो हमारे यहाँ पे मोर देन 8 मिलियन ऐसे छोटे व्यापारी हैं, 8 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं इन इंडिया। अच्छा देखिए, चाइना ने क्या किया? चाइना ने भी तो लिया रिटेल में एफडीआई, लेकिन चाइना ने कंडीशंस इम्पोज किए कि आपको चाइनीज गुड्स बेचने हैं, आपको चाइनीज बैंक्स यूज करना है, आपको चाइनीज लेबर लेना है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया। ये बहुत पुरानी बहस हुई, और अगर आप याद करें कि उस समय जब कांग्रेस कह रही थी, खासतौर पर ये दलीलें जब आनंद शर्मा उनके कॉमर्स मिनिस्टर दे रहे थे, तो चाइना के उदाहरण को हमेशा कोट किया जाता था। लेकिन ये बात भी सही है, आपने अच्छा हुआ ये पॉइंट आउट किया कि चाइना में आपने उसके साथ, जैसे हम अंग्रेजी में कहते हैं, जो राइडर्स लगा रखे हैं, जो आपने शर्तें लगा रखी, वो शायद आप हिंदुस्तान में नहीं लगा सकते। पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर क्या फीडबैक, लोग पहली चीज में जानना चाहते, क्या समझते हैं कि एफडीआई उनके व्यापार से जुड़ा कितना बड़ा मसला है? एफडीआई रिटेल में हो, ये उनके व्यापार से जुड़ा कितना बड़ा मसला है? समझते हैं? मेरे ख्याल से एफडीआई का जो मुद्दा है वो आम आदमी शायद नहीं समझ सकता, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट डेफिसिट प्योर इकोनॉमिक टर्म जिसमें है, हालांकि वो लोगों के लाइफ के ऊपर अफेक्ट होता है, लेकिन वो इकोनॉमिक टर्म लोग नहीं समझते। और जैसे सुनील का ये बात बिल्कुल सही कि एफडीआई का मतलब एफडीआई किसी क्षेत्र में हो सकता है, खाली रिटेल का एफडीआई जो है, लेकिन मल्टीब्रांड रिटेल का जो एफडीआई है, रिटेल का जो एफडीआई है, उस बारे दैट इज अ वेरी सेंसिटिव इशू आई थिंक, क्योंकि जिस तरह का एफडीआई का निर्णय कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिया था, उसमें काफी 2-4 क्लियर टर्म थे। 1 बिलियन अबव जिधर पॉपुलेशन है उधर ही हम वो लागू करेंगे, ये पूरे राज्यों को बंधनकारक नहीं है, जो राज्य करना चाहते हैं उसी तरह से वो कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। एक तरह से मेरे ख्याल से एक दिशा देने का प्रयास किया है। लेकिन अगर अभी मैडम ने कहा कि 8 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड व्यापारी हमारे इधर है, ये रिटेल सेक्टर में काम करते हैं, हर रिटेल यूनिट में 2 या 3 लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन जिस तरह के एनालिस्ट के रिपोर्ट थे, तो उस हिसाब से मतलब आज की डेट में अगर 8 मिलियन शॉप्स हैं रिटेल्स के, और उधर 2 या 3 लोग काम करते हैं, तो 1 करोड़ 60 लाख या 2 करोड़ 40 लाख लोग उनके पास काम है। लेकिन अगर मल्टीब्रांड रिटेल जैसे वॉलमार्ट जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स या बड़े बड़े अगर संस्था आती थी, तो जैसे मैडम ने कहा, टेक्निक्स आते थे, प्रैक्टिस आते थे, स्किल्स आते थे, एंसिलरी जॉब्स क्रिएशन होता था। मैंने जब ये कहा कि ये आंकड़े हैं बेरोजगारी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू। एफडीआई जैसे आपने एक्सप्लेन किया, आपको सच बात है, आप डॉलर छाप नहीं सकते, आपको कहीं ना कहीं उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इससे नौकरी मिलती है, इसका कोई सीधा प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, पहली बात। दूसरी बात, आज हम सब जानते हैं कि सरकार के क्षेत्रों में नौकरियां बहुत कम है, उनका प्रतिशत कम हो रहा है, उनका प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। एक जमाना था हिंदुस्तान में लोग कहते थे ना, भाई बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाए, बेटी को सरकारी नौकरी, आज वो प्रतिशत कम हो रहा है। ये चैलेंजेस होंगे किसी नए गवर्नमेंट के लिए।
संजय? बिल्कुल होंगे बिल्कुल चैलेंज होंगे ही। ये कहना कि खाली एफडीआई आके आपको एफडीआई आके पूरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। लास्ट पॉइंट देखिए, एम्प्लॉयमेंट कहां से आएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट आ जाएगी। सेकंड, मैन्युफैक्चरिंग जो बिल्कुल ठप हो गई है, इंडियन इन्वेस्टर्स आर गोइंग अब्रॉड, उनको अगर यहां पे फैक्ट्री दिलवाना है तो एम्प्लॉयमेंट आएगी। वही तो मोदी जी कह रहे हैं कि हमको आई हैव टू बी अ फैसिलिटेटर। जो आप पूछते हैं कि वो खुद नहीं करने वाले हैं, ही इज गोइंग टू मेक श्योर कि मैं फैसिलिटेट करूंगा जो भी अपना फैक्ट्री लगाना चाहता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है। इवन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वो कह रहा है, ऐसा नहीं कि आप आके जरा शेयर्स में मार्केट में डाल दीजिए और पैसे निकाल दीजिए। आप एसेट क्रिएशन कर रहे हैं, आप आइए, क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है और वो तो उनके बिल्कुल फोकस रहेगा एम्प्लॉयमेंट। मैन्युफैक्चरिंग क्यों क्रिटिकल है एम्प्लॉयमेंट के लिए? क्योंकि वन जॉब इन मैन्युफैक्चरिंग जनरेट्स अबाउट 5-6 अदर बिल्कुल। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सही बात। मैन्युफैक्चरिंग वो सेक्टर है जो जिसको बहुत, ये भी पिछले 2 साल की कहानी सब जानते हैं, जिसको बहुत बुरी तरह से चोट पड़ी है। वक्त मेरे पास बहुत कम है, आखिरी हिस्से में 2 बातें मैं करना चाहूंगा। एक बीजेपी आइडिया लेकर आई है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी आप देखिए तो उस तरह की बात ये भी कहती है कि एक इस तरह का कोई सरल शब्दों में कहें तो कोई पैसे की व्यवस्था होगी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति ऊपर नीचे हो रही है तो हमारे मुल्क को बहुत बड़ा उसका झटका या असर न लगे। दूसरी बात मैं और आपको बताना चाहता हूं कि कम से कम साल 2008 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उस समय अंतर्राष्ट्रीय संकट को देखते हुए देश को वो निकाल के ले गए थे। ये किसी भी व्यक्ति के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा, ये बहुत बड़े चैलेंजेस में से। इस पर मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो बहुत सारी बातें कांग्रेस और बीजेपी दोनों के मैनिफेस्टोज में है। एक बात है जो जिस पर इन लोगों की राय लेना बहुत मेरे लिए अहमियत रखता है कि आप, अब थोड़ा आपको सरलता से समझा रहा हूं, समझ लीजिएगा इस बात को भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी त्राही त्राही होती है इस मुल्क में, पैसे को लेकर रुपया ऊपर नीचे जा रहा होता है, महंगाई काबू में नहीं आती, तो आप एक बयान डिफेंस में, उसके बचाव में जरूर सुनते हैं कि साहब अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी है कि इसकी वजह से हम ये नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम वो नहीं कर सकते। अगर पेट्रोल के प्रोडक्ट्स की कीमतें ऊपर जा रही हैं, डीजल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो बहुत मायनों में बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां रही हैं और हैं पिछले कुछ सालों से। बीजेपी का एक सुझाव है और मुझे लगता है कि बीजेपी अपने इस आइडिया को मैं देखना चाहूंगा कहां तक और कैसे रह पाती है कि अगर इस तरह की आर्थिक परिस्थिति है तो सरकार के पास एक तरह का पैसा होना चाहिए जो इस बदलाव से निपट सके। मैं समझ रहा हूं, मैं बहुत सरलता से इसको कह रहा हूं, सुनील शायद इसको बेहतर समझा पाएंगे। सुनील, क्या इस तरह का आइडिया संभव है? क्योंकि आपके रिजर्व्स जो हैं, जो पैसा आपके पास जमा है, वो कोई चाइना की तरह नहीं है, आप और हम सब जानते हैं। तो क्या ये संभव है कि आप एक कहें कि हमारे पास इतना पैसा है, अगर दुनिया ऊपर नीचे भी होगी तो हम मैनेज कर लेंगे? जब बीजेपी का यही मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा कि हमको ये क्रिएट करना है, और मोदी जी का यही है कि भैया देखो, हमको अगर हम कमाएंगे नहीं, सेव नहीं करेंगे, तो बैड टाइम्स के लिए हम कुछ है ही नहीं अभी। तो पहले 1-2 साल तो अब बैंकक्रप्ट गवर्नमेंट को जब आ रहे हैं, उनको तो उसी में टाइम लग जाएगा कि मुझे क्या करना है। तो फर्स्ट मेरे ख्याल में उनकी प्रायोरिटी होगी कि हाउ परसेप्शन में कैसे चेंज करूं, बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। एक्सटर्नली कि भाई आके इन्वेस्ट करो, अभी एक ही विंडो है, सब कुछ ठीक। इंटरनली भैया कि देखो, हमारी परसेप्शन है कि हम अब खर्च करेंगे, वी विल गेट इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर, वी विल स्टार्ट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। वृंदा, ये पॉसिबल है क्या? ये संभव है या एक बड़ा आइडिया है जो आप मुल्क को बेच रहे हो? क्योंकि मैंने बार बार इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहा था, क्या कांग्रेस नहीं कर पाई जो मोदी कर सकते हैं? इसके पहले मैं एक बात कहूंगी कि दिस इज अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। हमें समझना है कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर इंटीग्रेटेड एंड वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज्ड। तो इस स्थिति में जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी रहेगा। अगर हमें 9% ग्रोथ चाहिए तो ग्लोबल इकोनॉमी में जब ग्रोथ होगी तब हम 9% ग्रोथ, 9-10% पे ग्रो कर सकेंगे। सो ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वी मैनेज दिस
इज वेरी क्रिटिकल फॉर आवर इकोनॉमी, क्योंकि हम भी चाहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू, जैसे सुनील ने अभी कहा कि ग्रोथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू। ग्रोथ से क्या होगा? इन्फ्लेशन पे कंट्रोल होगा, क्योंकि सप्लाई साइड इंप्रूव होगा। उससे क्या होगा? दूसरी बात क्या होगी कि जो इनकम्स है, गवर्नमेंट के इनकम्स हैं, वो इंप्रूव होंगे तो फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल होगा, और ग्रोथ होगा तो हमारे यहाँ कैपिटल इनफ्लोज होंगे, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी, तो उससे करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल होगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ग्रोथ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ग्रोथ का सीधा मतलब नौकरी से नहीं हो पाया। ग्रोथ अगर उनको लग रहा था सरकारी आंकड़ों में हो रही है, तो बहुत सारे हिस्से को देश में नहीं लग रहा था कि तरक्की हो रही है। इंडस्ट्री कह रही है कि इतने सारे इंजीनियर्स हैं, लेकिन दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। तो स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है, एजुकेशन की जरूरत है, साथ साथ ना सिर्फ ओनली ग्रोथ, अगर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी है, मत भूलिएगा कि उन्होंने एक स्टार कार्यक्रम की घोषणा की है कि एक समयबद्ध तरीके से 5 साल में जो है वो लोगों को ये डेवलपमेंट देंगे, काम के हिसाब से उनका विकास करेंगे। लेकिन वही मैं बार बार जो कह रहा हूं कि ये क्या मैनिफेस्टो की अच्छी नारेबाजी है? चैलेंज जो है, चुनौती जो है, वो यहीं पर आके रुकती है। सही मायने में रुकती है, क्योंकि कुछ आपने जिक्र किया था सीआई और बड़े इंडस्ट्री हाउसेस के रिपोर्ट्स का। हाँ। तो उन्होंने कहा 2020 तक अगर इंडिया सुपर पावर बनाना है तो कम से कम हमको जो 65% यंग जनरेशन इस देश में है, कम से कम 15 करोड़ स्किल्ड लेबर वी नीड एट द फर्स्ट स्टेज। पहले ही दिशा में हमको 15 करोड़ से ज़्यादा स्किल्ड लोग चाहिए। अगर वो इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो हो रही है उस तरह से वो चाहिए। लेकिन वही इंडस्ट्री हाउसेस इसका सोशियोलॉजिकल जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें कहते हैं कि देयर इज अ इंक्रीजिंग गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक दिस थिंग। वृंदा, एक आखिरी पॉइंट आपसे, और उसके बाद आप लोगों से सबसे मैं 20 सेकंड का एक कमेंट लूंगा कि आपके हिसाब से कोई भी नई सरकार या प्राइम मिनिस्टर की आपके हिसाब से चुनौती क्या होती? मेरा एक सवाल जरूर रहता है, हर किसी से मैं पूछता हूं जो अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं या जानते हैं, कि जैसे मैंने कहा मोदी अगर आए तो वो क्या नया कर सकते हैं जो मनमोहन सिंह नहीं कर पाए। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रश्न ये है कि लोग किसी में आज की तारीख में फेल्ड फॉर्मूलाज के बाद विश्वास क्यों करें? नहीं है, क्योंकि इतने सालों से देखा है ना कि डिलीवरी में बहुत ही वीकनेस है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मोदी जी जो सामने आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं डिलीवर करूंगा, नॉट ओनली मैं अकेला, बट मैं एक टीम बनाऊंगा। और जैसे इन्होंने कहा कि प्रोफेशनलिज्म होगी हर काम में। संजय, विश्वास का जो पॉइंट है, मैडम ने जो कहा इसके ऊपर एक छोटी सी कमेंट जो लोगों से बात करता हूँ, आम लोगों से। हाँ। तो लोगों जो आम आदमी या जो इंडस्ट्री या बिजनेस से जुड़ा हुआ है, छोटे बिजनेस से, वो कहता है कि सही कहा आपने कि इतने नेता आ गए, डिलीवरी में फेलियर हो गए, तो नए नेता को तो लोग कहते हैं कि मोदी आए ना आए हमें पता नहीं, चलो इनको और एक चांस देके देखते हैं। क्यों लोग विश्वास करें? नहीं, गुजरात का रिकॉर्ड पे भी बहुत आंकड़े, बहुत सवाल है, मैं उसमें आज नहीं जा रहा हूं। नहीं, एक चीज मोदी जी का है, वो बड़ी अच्छी तरह से वो कम्युनिकेट करते हैं। देयर इज ऑनेस्टी ऑफ कम्युनिकेशन। अगर प्रॉब्लम है तो पूरे देश के पास आके कहेंगे भाई ये प्रॉब्लम है, अब हमको एक साथ इसको ये करना है, तो एक साल के लिए आपके पास कुछ रिजल्ट ना आए लेकिन आप हमारे साथ रहिए। एक बार जनता को बता दें कि भाई मुझे ये 18 महीने लगेंगे, मुझे ये 2 साल लगेंगे, आई थिंक द नेशन विल वर्क। उसकी मेन थिंग इज ऑनेस्टी ऑफ कम्युनिकेशन। दैट इज व्हाई मोदी इज गोइंग टू बी बिलीव्ड। वक्त के बारे में ब्रेक का आखिरी हिस्से में हमेशा की तरह हम बात करते हैं, इस प्रोग्राम की खासियत है, यूएसपी है समाधान, सॉल्यूशन। क्योंकि बहस तो आपको पता है टेलीविजन पर बहुत होती है और बहस चलती रहती है, लेकिन मैं कभी नहीं पसंद करता किसी बहस का अंत और समाधान ना हुए बगैर। एक छोटे से ब्रेक। जैसे मैंने कहा, आप लोग सब समझते हैं, महंगाई आपको दर्द देती है, गैस सिलेंडर की समस्या आपको दर्द देती है, पेट्रोल डीजल की समस्या आपको दर्द देती है, बच्चों की स्कूल की फीस आपको दर्द देती है। बड़े बड़े तस्वीर में मुंबई की ये चकाचौंध लाइट का हिंदुस्तान आप देखते हैं, किसी छोटे शहर में बैठकर आपकी उम्मीदें बढ़ती हैं, आपकी एस्पिरेशन बढ़ती है, आप बदलते हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाह रहे हैं। 2.3 करोड़ 18 से 19 साल के सिर्फ वोटर चुनाव आयोग के हिसाब से जुड़ रहे हैं। इसलिए कोई भी हो, राहुल गांधी अपने वादे कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी अपनी बात रख रहे हैं, कोई भी हो, उसके लिए आर्थिक एजेंडे का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? 20 सेकंड हर पैनलिस्ट के लिए। वृंदा, मैं आपसे शुरू करूं। सबसे बड़ा चैलेंज
आर्थिक एजेंडा। बड़ा चैलेंज तो करप्शन है, so that is eating into the vitals of the economy। और इसका एक बिग समाधान भी है, टेक्नोलॉजी से है। आप ट्रांसपेरेंट कर दीजिए, किसी को गवर्नमेंट ऑफिस में जाके कुछ रिन्यू करना है या कुछ लाइसेंस लेना है, उसकी जरूरत ना पड़े, सारा वो कंप्यूटर पे कर ले, तो उसमें इमीडिएटली आप जो है स्कोप फॉर करप्शन आप कम कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी से एक बहुत बड़ा समाधान करप्शन के लिए है। महंगाई और जॉब एम्प्लॉयमेंट, जॉब क्रिएशन, ये सबसे अहम मुद्दे हैं और किस तरह से नई गवर्नमेंट इसको सॉल्व करती है, कितने जल्दी से जल्दी करती है, ये देखना एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से सबसे बड़ा चैलेंज किसी के लिए? इनके लिए पहले साल, फर्स्ट ईयर, प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं। अभी एम्प्लॉयमेंट, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ वो जाके शुरू होगा। फर्स्ट ईयर में उनको सिर्फ इन्फ्लेशन और परसेप्शन ऑफ इंडिया, बोथ विद इन एंड आउटसाइड, ये चेंज करना है पहले साल में। अगर इन्फ्लेशन काबू रखें तो मोस्ट पीपल विल स्टार्ट सेइंग चलो ही कुछ कर रहे हैं वो, और परसेप्शन हो जाए तो एफडीआई आएगा, परसेप्शन हो जाएगी हमारी इंडियन इंडस्ट्री विल ऑल्सो नॉट गो आउट, फैक्ट्रीज विल कम अप एंड एवरीथिंग विल गोइंग। दैट इज व्हाट ही मस्ट डू इन द फर्स्ट ईयर। आप तीनों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे मैंने कहा, सुनील ने आखिर में कहा ना, इन्फ्लेशन और परसेप्शन, यानी कि महंगाई और धारणा, कि ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि महंगाई अगर कम हो रही है तो उसकी भी धारणा सरकार की तरफ से जानी चाहिए, क्योंकि आपका दर्द बांटने का, फोटो लगाना, मैनिफेस्टो छापना, पोस्टर लगाना, बड़ी बड़ी हाथ हिला के स्पीच देना, भाषण करना, वो सब बहुत आसान काम है। हकीकत ये है कि जब वो दर्द आपको महसूस होता है, तब आप अपनी सरकारों की तरफ चीखते और चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन्होंने, ये हमारा टैक्स पेयर का पैसे से इस मुल्क को चला रहे हैं, ये हकीकत में हमारे लिए कर क्या रहे हैं। मैं जाते जाते जरूर आपसे वादा करूंगा कि बाकी तमाम प्रोग्रामिंग के साथ साथ जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं इकोनॉमी से जुड़े मसले जरूर उठाऊंगा, सिर्फ आपके लिए। फिलहाल नमस्कार।